नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 एलपीजी रिफॉर्म्स को। मैं आपको बता दूं कि हम 9th 10th की इकोनॉमी को डिस्कस कर चुके हैं और 11th की हम कवर कर रहे हैं। टारगेट हमारा अगस्त तक है। आपको पता है एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं। 9 को मेडिकल नॉन मेडिकल का टेस्ट है और 16 को आर्ट्स का टेस्ट है। ठीक है, तो बन रहिएगा चैनल के साथ, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलपीजी रिफॉर्म्स की, होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक ये स्टेटमेंट है एक, आज दुनिया में सर्वसम्मति है कि आर्थिक विकास सब कुछ नहीं है और जीडीपी जो है वो एक समाज की प्रगति का मतलब डेवलपमेंट का उपाय नहीं है। तो ये किसने बोला था? ये बोला था के.आर. नारायण, जो कि कौन थे? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। समझ आ गई बात? तो ये थी। आगे चलते हैं। अब देखो, आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या किया? मिक्स्ड इकॉनमी को अपनाया। ठीक है, इसमें क्या था? मिक्स्ड इकॉनमी जब अपनाई इंडिया ने तो उसने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, कंट्रोल रखा और मतलब कुछ गलत चीज़ें कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स हो गए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। इस वजह से क्या हो गया? इकॉनमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो थी वो रुक गई और गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो 1991 में क्या हो गया कि इन गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, गवर्नमेंट ने फेस किए इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में। और देखो, इंडिया का इंपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था और इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसे कैसे देने पड़ते हैं? रुपये में पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, जिस कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हैं उसी की करेंसी में आपको पे करना होता है। तो इंडिया के पास जो था वो फॉरेन करेंसी नहीं बची थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो भी उधार लिया था उसको देने के लिए और जो इंपोर्ट करना था उसके लिए फॉरेन करेंसी जो थी वो जनरेट नहीं हो रही थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम क्रूड ऑयल जो था उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी, जो कि हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो देखो, हमारे पास लगभग 15 दिन थे। 15 दिन में इकॉनमी जो थी वो क्रैश होने वाली थी हमारी। तो उससे बचने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई। अब देखो, इसमें क्या था, बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन में गवर्नमेंट, जब ये सिचुएशन बन रही थी तो गवर्नमेंट गई IBRD के पास। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये गई वर्ल्ड बैंक के पास और दूसरा गई IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, और बोला कि हमें $7 बिलियन दे दो, लोन दे दो। ठीक है, लेकिन WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या बोला कि हम जो हैं आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक शर्त रख दी, आपको अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करना होगा और ओपन करना होगा। अब इंडिया के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो इंडिया ने क्या कर लिया? शर्तें मान ली और NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसको लेके आई। अब देखो, इसमें क्या था? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मीजर्स जो लिए गए। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ लॉन्ग टर्म थे। शॉर्ट टर्म में क्या था? जो इकॉनमी जो थी, जो हौच पौच कर रही थी, उसको स्टेबल करना। ठीक है, और बैलेंस ऑफ रीपेमेंट को रोका गया। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो हो रहा था उसको भी कंट्रोल में किया गया। अब आगे बात लॉन्ग टर्म मीजर्स की। तो इसमें कौन से मीजर्स लिए गए? इसमें ये था कि जो इकॉनमी की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इस तरह से लिए गए कुछ मीजर्स और मतलब इस तरह से डेवलपमेंट की जाए कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो compete कर सकें, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो और रिजिडिटी को हटाया जा सके। ठीक है, इस तरह की मेजर्स लिए गए लॉन्ग टर्म में। अब बात करें, एक टर्म आई यहाँ पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या था? एक देश के लोगों और बाकी देशों के जो गुड्स सर्विसेज और असेट्स हैं उनके साथ ये डील करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये हम पहले देख चुके हैं। अब बात करें हम वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़ की। तो क्या था? देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई ताकि इकॉनमी को लिबरलाइज किया जा सके, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। ठीक है, और जब लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, तो क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया इकॉनमी का।
ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप एलपीजी रिफॉर्म्स जब लाए गए तो इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, प्राइवेटाइज हुई और ग्लोबलाइज हुई। अब बात करते हैं हम लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि अपनी इकोनॉमी को, मतलब एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की या वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इकोनॉमी को मोर मार्केट्स प्रोवाइड करना और सर्विस ओरिएंटेड बनाना, यही लिबरलाइजेशन है। इससे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन जो है वो होता है और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। तो यही सभी उद्देश्य थे जिनको लेकर लिबरलाइजेशन किया गया था। इंडिया ने 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किए उनसे निपटने के लिए और IMF और WB मतलब वर्ल्ड बैंक के दबाव में ये इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन किया। अब देखो लिबरलाइजेशन के टाइम में रिफॉर्म्स जो लाए गए थे वो क्या क्या थे। देखो, एक तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर किया। पहले क्या होता था, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज होता था, मतलब किसी एक व्यक्ति या कंपनी को एक लाइसेंस दिया जाता था कि आप जो है इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कर पाए। लेकिन अब जब रिफॉर्म्स लाए गए, जब डीरेगुलेशन हुआ तो लाइसेंस राज जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कोई भी कंपनी जो थी वो इनिशिएटिव ले सकती थी, कोई भी कंपनी जो है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकती थी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट का रोल था वो एक रेगुलेटर का हो गया, रेगुलेटर के बजाय सपोर्टर का हो गया। पहले रेगुलेट करती थी, अब सपोर्ट करने लगी, फैसिलिटेटर बन गई। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो पहले जो था फाइनेंशियल सेक्टर में RBI जो था वो एक रेगुलेटर का रोल प्ले करता था, अब वो फैसिलिटेटर बन गया। मतलब क्या किया उसने बैंकों को बोला कि आप अपने आप से अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, और इससे क्या हो गया, इससे बैंकों की वर्किंग जो थी वो इम्प्रूव हो गई और इकॉनमी में ग्रोथ हुई। आगे हम बात करें टैक्स रिफॉर्म्स कैसे लाए गए, तो अगर हम इनकी बात करें तो टैक्स रिफॉर्म्स में जो बड़े बड़े टैक्सेस थे, डायरेक्ट टैक्सेस, उनको हटा दिया गया। ह्यूज टैक्सेस जो थे उनको हटा दिया गया। देखो, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपकी सैलरी 10,000 है तो क्या होता था, बहुत बड़ा अमाउंट जो था, मान लो आपको 50% पे करना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे, मेरी सैलरी तो है नहीं 10,000, आप क्या करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें इसके लिए क्या किया, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। समझाई बात, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया और बड़ी पेनल्टी लगाई। पहले क्या होता था, कम पेनल्टी होती थी, मतलब जितना अमाउंट आपको एज टैक्स पे करना होता था उससे कम अमाउंट में आपको पेनल्टी देनी होती थी। लेकिन अब क्या किया गया, पेनल्टी को बढ़ा दिया गया। मान लो आपको 5,000 देना है तो आपको 7,000 देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 5,000 देना होता था तो आपको 3,000 देना होता था एज पेनल्टी। समझाई बात। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो हैं ये तब लाए गए कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म है, रिजर्व है, उसको बनाया रखा जा सके। ठीक है, एक अमाउंट सेट कर दिया कि हम इससे कम जो है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कम नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो कुछ लाए गए रिफॉर्म्स इसमें। आगे हम बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स की। तो इसके लिए क्या किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू हुआ और क्वालिटी इंप्रूव की गई अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े उसमें और लोग जो हैं, जो बाहरी मार्केट्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़े। और अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे अपने देश में उनको प्रोटेक्ट किया गया। क्या किया गया उसके लिए, एंटी डंपिंग। मतलब क्या होता है, दूसरे देश की कोई कंपनी आती है वो अपने सारे सामान को यहाँ पर बेचने लग पड़ती है कम दामों पे, तो उसके लिए क्या किया गया, डंपिंग ड्यूटी लगा दी। मतलब एक लिमिट लगा दी कि आप इससे ज़्यादा जो हैं हमारी मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। आप 100 ही टीवी हमारी मार्केट में बेच पाएंगे, आप 101 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा टैरिफ्स लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए, एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। तो इस तरह से अपनी मार्केट को, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्राइवेटाइज करने का अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। आगे हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो देखो 1991 में, वन से पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सारा कंट्रोल रखती थी, लेकिन उसके बाद एक डिबेट हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने कंट्रोल में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए या फिर प्राइवेट कंपनी की मदद से चलानी चाहिए, इससे इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट कैसे दे सकती है,
कंपनीज़ को या प्राइवेट कैसे कर सकती है कंपनीज़ को, तो गवर्नमेंट दो तरह से ये काम कर सकती है। एक, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की मैनेजमेंट और ओनरशिप से विड्रॉल कर ले, बोल दे कि हम नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है आप चला लो। दूसरी बात, अपनी जो ये कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती हैं, इनको सेल कर सकती है या डिस इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी या अपने जो शेयर होंगे उनको बेच देगी, इसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब प्राइवेटाइज होगा तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूव होगा और मॉडर्नाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट होगी। समझ आई बात। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन जब हुई तो इससे PSUs की परफॉर्मेंस जो थी वो इम्प्रूव हुई। अब PSU हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब देखो, एक महारत्ना PSU था जिसको पहले नवरत्न बोलते थे। इसमें इंडियन ऑयल, ONGC, कोल इंडिया, गेल, सेल, वेल, NTPC ये सारी शामिल होती थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको भी ऑटोनॉमी दे दी कि आप अपने आप से काम कीजिए और देखिए कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है और किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो थी इन PSUs थे इनकी फैसिलिटेटर बन गई। आगे बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक आउटकम है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की। जब कोई इकोनॉमी जो है लिबरलाइज होती है, प्राइवेटाइज होती है, तो उसके आउटकम के रूप में ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या होगा, देखो जब लिबरलाइज करेंगे ना तो हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिलेगी, इसी को तो ग्लोबलाइज बोलेंगे ना। लिबरलाइजेशन करने से क्या होगा, बाहर के इन्वेस्टर हमारे देश में आएंगे, हमारे इन्वेस्टर जो हैं बाहर जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट जो हैं एक्सपोर्ट होंगे और बाहर के प्रोडक्ट जो हैं उनको इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन कैसे बोलते हैं, कैसे मदद करती है, देखो जब प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट के लिए जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो काम करती हैं। प्रॉफिट अगर उनको दिखेगा कि बाहर किसी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग है, वहाँ पर जाके काम करेगी, तो इससे क्या होगा सॉरी, हमारे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। देखो, आउटसोर्सिंग हुआ। आउटसोर्सिंग मतलब देखो, आउटसोर्सिंग में एक कंपनी जो है एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब अदर कंट्रीज से सर्विसेज जो है उनको रेगुलर लेती है, ठीक है। 1991 से पहले क्या होता था कि जो सर्विसेज थी वो इंटरनली मतलब अपने ही देश से ली जाती थी, लेकिन अब बेस्ट स्किल्स को ढूंढा गया। मान लो कोई स्किल्ड पर्सन जो है आपको अमेरिका में मिल रहा है, या कोई स्किल्ड मशीनरी जो है, कोई अच्छी मशीनरी जो है आपको अमेरिका में मिल रही है, तो आप वहाँ से उसको हायर करेंगे। समझ आई बात। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, हमारे जो बेस्ट स्किल्स थी वो दूसरे देशों में पहुँची, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ गया। दूसरी कंपनीज़ जो हैं, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, दूसरी कंपनीज़ इंडिया में आई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। क्वालिटी इंप्रूव हुई, जब बेस्ट स्किल्स आई तो क्वालिटी इंप्रूव हुई प्रोडक्ट्स की। आगे हम बात करें, हमारी जो बेस्ट स्किल्स थी, ये मैंने आपको बता दिया कि दूसरी कंट्री में द्वारा भी हायर की गई, जिससे देखो अभी हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन करते हैं, मतलब दूसरे देशों से कमाई करने में हम सबसे आगे हैं। बात करें हम WTO की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो देखो 1995 में गैट की जगह जो है, गैट का नाम ही मतलब बदलकर WTO हो गया। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। WTO की स्थापना कब हुई, 1995 में। गैट की स्थापना 1948 में 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ ने की थी। किस लिए, मतलब ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की थी इन्होंने ये स्थापना, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें सभी देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब बात करें हम इंडिया की, इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया जो है WTO का एक मेंबर है और ये डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फेयर रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए, और अपने और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बेनिफिट्स को सेफगार्ड करता है, उनकी एडवोकेसी भी करता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें जो भी हैं आपको इसके बारे में, LPG रिफॉर्म्स के बारे में वो समझ आई होंगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।